लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रस्तुत है आज पहला प्रश्न। लाभ-हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है लाभ-हानि नियोजन खाता साझेदारों में लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। इस खाते को शुद्ध लाभ एवं आहरणों पर ब्याज के लिए क्रेडिट किया जाता है। मतलब लाभ-हानि खाते के क्रेडिट में सबसे पहले हम शुद्ध लाभ लिखेंगे और उसके ठीक नीचे आहरण पर ब्याज लिखेंगे। इसके बाद हम पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के वेतन एवं कमीशन तथा संचय में हस्तांतरण से इस खाते को डेबिट करेंगे। अर्थात लाभ-हानि खाते के डेबिट में हम पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के वेतन एवं कमीशन और संचय आदि का लेखा करेंगे। इन समायोजनों के पश्चात शुद्ध लाभ-हानि को साझेदारों में तय अनुपात में विभाजित किया जाता है। मतलब साझेदार जिस अनुपात में अपना लाभ बांटते हैं उस लाभ को उस अनुपात में हम बांट देंगे, जो कि बचा हुआ शुद्ध लाभ होगा। इन समायोजनों के बाद साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ-हानि का बंटवारा बराबर बराबर किया जाता है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि लाभ के बंटवारे का अनुपात दिया है तो हमें उस अनुपात में लाभ बांटना है, और यदि लाभ-हानि अनुपात नहीं दिया है तो हमें सभी साझेदारों में बराबर बराबर लाभ बांटना है। आइए अगला प्रश्न हम समझते हैं, साझेदार कौन बन सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है, पागल नहीं है और दिवालिया घोषित नहीं किया गया है, किसी भी साझेदारी का सदस्य बन सकता है। तो साझेदार बनने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहली बात, वयस्क, मतलब वह 18 वर्ष से कम ना हो, अर्थात अवयस्क व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता। यदि कोई व्यक्ति पागल है तो वह भी साझेदार नहीं बन सकता, और दिवालिया है तब भी वह साझेदार नहीं बनेगा, क्योंकि इन तीनों में अर्थात अवयस्क में, पागल में और दिवालिया में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती। अनुबंध करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए ये लोग साझेदार नहीं बन सकते। परंतु एक बात ध्यान रखना है कि अवयस्क व्यक्ति फर्म के लाभ में सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब यदि अवयस्क व्यक्ति साझेदार बनना चाहता है तो ऐसे अवयस्क व्यक्ति को केवल फर्म के लाभ में शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अवयस्क लाभ पाने का अधिकारी तो है, परंतु हानि भरने की जिम्मेदारी उस पर नहीं होती है। मतलब वह हानि के लिए कोई जवाबदार नहीं होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष नियमित एवं निरंतर हानि होने पर भी एक साझेदार का पूंजी खाता डेबिट शेष प्रदर्शित क्यों नहीं करता? तो यहाँ पर इसका उत्तर हम इस तरह से देंगे कि साझेदारों की पूंजी स्थायी होने की दशा में साझेदारों के पूंजी खाते हमेशा क्रेडिट शेष प्रदर्शित करते हैं। अर्थात पूंजी खाते रखने की यदि स्थायी विधि है तब साझेदारों के पूंजी खाते के जो शेष हैं वह हमेशा क्रेडिट होते हैं। इसलिए स्थायी पूंजी खाते की स्थिति में लाभ-हानि, वेतन, आहरण, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज इत्यादि का लेखा नहीं किया जाता पूंजी खाते में, किंतु इनका लेखा साझेदारों के चालू खाते में किया जाता है। तो यही कारण है यदि किसी वर्ष हानि भी होती है तो साझेदार का पूंजी खाता डेबिट शेष प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें पूंजी खाते में स्थायी पद्धति की स्थिति में एक ही रकम जो कि उनकी प्रारंभिक पूंजी होती है उसका लेखा होता है, और बाकी लेन देनों का लेखा उनके चालू खाते में किया जाता है। प्रश्न है, साझेदारी विलेख का होना क्यों आवश्यक है? अर्थात साझेदारी संलेख क्यों जरूरी है? तो इसके हम 2 कारण दे सकते हैं कि साझेदारी संलेख का होना क्यों आवश्यक है। जिसमें से पहला कारण है कि साझेदारी संलेख के द्वारा साझेदारों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है।
साझेदारी विलेख होने से प्रत्येक साझेदार साझेदारी की शर्तों से अवगत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि साझेदारी संलेख लिखित में है तो इसमें साझेदारों के अधिकार, उनके कर्तव्य और दायित्व स्पष्ट रूप से दिए जाते हैं और प्रत्येक साझेदार साझेदारी की शर्तों का उसे ज्ञान होता है। दूसरा कारण यह है कि साझेदारी संलेख यदि है तो भविष्य में होने वाले विवादों को रोकने में मदद मिलती है। मतलब साझेदारों के मध्य यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो साझेदारी संलेख में दी गई शर्तों के आधार पर, नियम के आधार पर उन विवादों का निपटारा किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि साझेदारी संलेख का होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, औसत लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है? तो औसत लाभ की गणना के लिए हम गत वर्षों के कुल लाभों की राशि का योग करेंगे। इसके पश्चात हम कुल वर्षों की संख्या से इस योग का भाग कर देंगे, तो जो राशि प्राप्त होगी वह औसत लाभ होगी। और इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं, औसत लाभ बराबर गत वर्षों के लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या। यहाँ ध्यान रखा जाए कि यदि किसी वर्ष हानि हुई है तो हम हानि को घटाएंगे, लेकिन वर्षों की संख्या वही रहेगी। इसके पश्चात है प्रश्न, ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं? तो इसका उत्तर है, ख्याति की 3 विधियां होती हैं मूल्यांकन की। पहला औसत लाभ विधि, दूसरा अधिलाभ विधि और तीसरा पूंजीकरण विधि। अगला प्रश्न है, ख्याति एक अमूर्त परिसंपत्ति है, इस कथन को समझाइए। इसका उत्तर है, ख्याति एक परिसंपत्ति है। परिसंपत्ति इसलिए है क्योंकि यह व्यापार के लाभ में वृद्धि होने से बढ़ती है। व्यापारी लाभ को बढ़ाने के लिए जितना प्रयत्न करेगा, जितना श्रम करेगा, ख्याति भी उतनी ही बढ़ती जाती है। लेकिन यह संपत्ति अमूर्त है क्योंकि इसको ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। व्यापार को बेचने पर ही इसका मूल्य प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हम ख्याति को एक अमूर्त संपत्ति कहते हैं।